देखो आज का टॉपिक है माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। 2012 में पूछा गया था, बट मैं ये बता दूं इसका रेलिवेंस आज भी है। माइग्रेशन नेबरिंग कंट्री से आज भी हो रही है इंडिया के अंदर, और उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी भी है। माइग्रेशन खत्म नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे माइग्रेशन हम देखेंगे। एक तो माइग्रेशन होती है आपकी जहाँ पे आप बेसिकली वीजा लेके आते हो देश के अंदर, जिसको लीगल माइग्रेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया इलीगल माइग्रेशन, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इलीगल माइग्रेशन हमारे लिए कब प्रॉब्लम रहती है, लेकिन लीगल वाली है ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। वीजा उसका पता लगता है कितने टाइम के लिए ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे और रहने वाले हैं। ठीक है। तो माइग्रेशन वर्ड को ना ध्यान में रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों से हम देखेंगे। पॉजिटिव इसके सोशो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट होंगे, नेगेटिव भी देखेंगे क्या होंगे। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज हमारे यहाँ पे कितनी है जिससे हम बाउंड्रीज टच करते हैं, वो वाली होनी चाहिए। पाकिस्तान इधर से चलेंगे, सपोज ये इंडिया का मैप है। ठीक है। बहुत दिन हो गए मैप बनाए। ठीक है। यहां से अपना आएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट करेंगे, इधर आएगा चाइना, इधर आएगा अपना नेपाल, फिर आएगा अपना भूटान, फिर आ जाएगा अपना म्यांमार, ये आ गया अपना बांग्लादेश। ठीक है। हो गया, 1 2 3 4 5। और कौन से हैं भाई नेबरिंग में? और कौन टच करता है? यही है कुल मिला के। तो माइग्रेशन यहीं से होती है। दूसरा नेबरिंग कंट्रीज में क्या हमारा श्रीलंका आता है? दक्ष आप बताओ, नेबरिंग में क्या श्रीलंका और मालदीव्स को बोल सकते हैं? मालदीव्स कोस्टल लाइन से टच पर करती है, आते श्रीलंका हैं तो। मालदीव होंगी। श्रीलंका मालदीव तो आ गए। कोस्टल आएंगे तो? हाँ जी, नेबरिंग कंट्री तो होगा इसे। कोस्टल आएंगे तो होगा, बट बाकी मैंने कहीं पढ़ा था कि नेबरिंग कंट्रीज उसी को बोलते हैं जो फिजिकली आपसे टच करते हैं। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है इनके साथ, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। और माइग्रेशन और इमिग्रेशन की प्रॉब्लम यहीं पर रहती है, इलीगल। ठीक है। एक टाइम पे जब एलटीटी के जो टेररिस्ट हमारे इंडिया में आए थे, चाइना चेन्नई के अंदर, और जो असैसिनेशन हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, राजीव गांधी का, तो वो भी आप देखोगे वो भी इलीगल माइग्रेशन का केस था। ओके। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें फॉर्मेटिंग की बात करेंगे आज टोटल, क्या इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर, जब मैं बात करता हूँ कि फ्लो चार्ट प्लस एक छोटा सा डायग्राम। अगर ये डायग्राम जैसे मैंने ये जो अभी बनाया है, इस डायग्राम को आप इस डायग्राम को आप मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दूं, फिर मैं बताता हूँ आप इसको कहाँ पुट कर सकते थे। देखो इधर कॉर्नर में, ये कॉर्नर में मैंने लिखा, मेरा काम चल जाएगा। A4 साइज शीट होती है, यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने डाल दिया, मेरा काम चल गया। ठीक है। छोटा सा बनाना है इसको, फिर आप बॉक्स में डालेंगे ऐसे करके। अगर कोई कहता है आपको ऐसे में नहीं बनाना, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ऐसे में बना सकते हो। इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर स्कोप है, आप बिल्कुल बना सकते हो। इससे डायरेक्टली दिखेगा नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। मेरा काम चल गया। ठीक है। अब मैं इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे क्या क्या इसके अंदर हम लिख सकते थे। इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं, ये एक रूल ना दिमाग में रखो, हिस्टोरिकल, या तो आप हिस्टोरिकल से शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा मैं आपको स्ट्रेस करता हूं या फिर फोर्स करता हूं, करंट जितना अच्छा सोचेंगे ना वो। हिस्टोरिकल प्लस करंट। करंट सोचना आज के दिमाग से, मतलब 2012 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डिटेल आज वाली डालूंगा करंट की। तो करंट के हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर, कोई रिपोर्ट पता है आपको इंडिया के अंदर कितना इलीगल माइग्रेशन होती है? एमएचए की रिपोर्ट आप डालोगे। ठीक है। एमएचए ही रिस्पॉन्सिबल है इसके साथ। ओके। इसके साथ आप देखोगे कोई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट क्या कुछ लेके आई है जो इलीगल माइग्रेशन को रोक सके। ठीक है। कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसा लॉ। ओके। सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी आप देखोगे, जो आउटसाइडर यहाँ पे आके रह रहे हैं उनको निकालना। तीसरा आप देखोगे रेफ्यूजी पॉलिसी क्या है इंडिया की, रेफ्यूजी पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा एक क्राइसिस है रोहिंग्या वाला क्राइसिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस यही था, रोहिंग्या वाला। ओके। रोहिंग्या, ये वाला क्राइसिस। अब हिस्टोरिकल देखेंगे हम, इंडिया के अंदर हिस्टोरिकली देखेंगे माइग्रेशन कहाँ कहाँ से हुई है। 1971 वॉर के दौरान, जब
इंडिया, और इंडिया ने जब 1971 वॉर के दौरान बांग्लादेश को क्रिएट किया, उस टाइम पे बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही थी, जब एट्रोसिटी हो रही थी बांग्लादेश के अंदर। राइट, ये वाला आप लिख सकते हो, ड्यूरिंग 1971 वॉर के अंदर, वॉर, बांग्लादेश वॉर के अंदर जब माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई इंडिया के अंदर। और बताइए, और किस दौरान माइग्रेशन हुई? हम्म। सर सिविल सिविल वार इन श्रीलंका सर। यस, यस, हो सकता है सिविल वॉर इन श्रीलंका, जब तमिलियन पॉपुलेशन के ऊपर वहां पे एट्रोसिटी हो रही थी, तो भी इंडिया के अंदर माइग्रेट किया गया। ओके, और बताइए। सर अभी म्यांमार में जब जुंता जुंता पार्टी ने मतलब कैप्चर किया, तो वहाँ पे म्यांमार से इलीगल माइग्रेशन हुआ है, असम बिल्कुल, में और बिल्कुल, मेघालय वाला साइड में। बिल्कुल, इसको हम करंट में लिखेंगे, ये आपने सही बोला है। Yes, बिल्कुल, म्यांमार के अंदर, म्यांमार के अंदर एक तो यहाँ पे आप लिखोगे कूप जो हुआ है, और रोहिंग्या क्राइसिस। ओके, चल गया मेरा काम, अपना काम इतने ओके से चल सर। गया, तुम बताओ और। अफगानिस्तान में जो मतलब ये कैप्चर तालिबान किया, उस टाइम पे माइग्रेशन हुआ काफी ज्यादा, इंडिया में माइग्रेशन हुई थी उस टाइम। बिल्कुल, ये भी मेरा करंट में आ जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने टेक ओवर किया है, यस सर। तालिबान टेक ओवर, इसके अंदर भी माइग्रेशन हुआ है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ है वो भी। तो यस सर। माइग्रेशन की ना टाइप लिखनी है आपको, डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, और कहीं पे सिविल माइग्रेशन हुआ है, क्लाइमेट रेफ्यूजी आपके यहाँ पे आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइग्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो विल डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हम यहाँ पे माइग्रेशन लिखेंगे। अच्छा, तो अभी अफगानिस्तान तालिबान टेक ओवर, ये वाला आपके पास देखो चॉइसेस हैं, यू हैव द नंबर ऑफ चॉइसेस। इधर यू कैन राइट म्यांमार और कूप और रोहिंग्या क्राइसिस, इधर यू कैन राइट अफगान तालिबान टेक ओवर, इधर यू कैन राइट लेटेस्ट लेजिस्लेशन विच वाज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू सीएए प्लस एनआरसी प्लस रेफ्यूजी पॉलिसी। आप देख सकते हो कि इंडिया का क्या स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू द रोहिंग्या, क्या हमें रोहिंग्या को इंडिया के अंदर यहाँ पे असाइलम देना चाहिए या उनको रेफ्यूज देना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड। ओके, तो मुझे ये बताओ, आप इसमें से कौन सी चीजें चूज करोगे जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको दिखता है? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से वाले इंसिडेंट में था? नॉर्थ ईस्ट की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां पे आप देखोगे इंटरनल टर्मोइल हुआ, वहां पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट, आप आउटफिट्स देखोगे, रिएक्शनरी आउटफिट्स देखोगे, अल्फा उल्फा देखोगे आप वहां पे, बोडोलैंड की मांग हो रही है अलग अलग, वहां पे आपस में कन्फ्रंटेशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब के साथ, बंगाली मुस्लिम वहां पे आके बस गए हैं बांग्लादेश से, तो वहां पे कन्फ्रंटेशन हो रहा है। तो उससे क्या मेजर प्रॉब्लम हुई आपको देखनी पड़ेगी, ग्रेविटी, कितनी ज्यादा ग्रेविटी है कौन से वाले इंसिडेंट की। अगर मैं यहाँ पे होता 1971 बांग्लादेश वॉर को मैं कोट करता, तमिलियन एट्रोसिटी को शायद मैं ना करता, क्योंकि उसकी उसको देखोगे इतनी ज्यादा सी के थ्रू नहीं आई है माइग्रेशन, बट तमिलियन वाली एट्रोसिटी आई विल कोट इन द मेन बॉडी, उसको मैं मेन बॉडी में लिखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी मैं इसमें लिखने वाला हूँ, ये म्यांमार वाला। तो म्यांमार प्लस बांग्लादेश प्लस इंडिया ने क्या पॉलिसी लेके आई है, सीएए और एनआरसी को लेके, जो पूरे गांव इंडिया के अंदर क्या क्या कैंपेन हुए हैं इसके अगेंस्ट, वो। तो मैं 5 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, कि इंडिया वॉज बेसिकली affected with this illegal migration since 1970 war, 1971 Bangladesh war, and recently we have witnessed an outsurge of Rohingyas into the country after the civil war happened in the Myanmar. Okay, and taking cognizance of this situation, Government of India has brought the CAA plus NRC। ठीक है, बस मेरा इंट्रोडक्शन खत्म। इसको और भी आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें ब्यूटिफिकेशन वट एवर। ओके, एमएचए को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, फोर्सेस को इन्वॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, कि फोर्सेस बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया, इतने लोगों को यहाँ पे पकड़ के रखा है, कैटल स्मगलिंग, ये सभी चीजें अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स योर कॉल। ठीक है, आपके सामने है चीजें, आपके सामने है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? अप्रोच में। जो अप्रोच आपको अच्छी लगे, मैंने आपके सामने सारे एग्जाम्पल रख दिए हैं और आपने ही मुझे बताए हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन बॉडी पे। ओके, यहाँ से आपकी मेन बॉडी शुरू हो जाएगी, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में देखो, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ।
माइग्रेशन के बारे में मैं क्या करूंगा, माइग्रेशन को थोड़ा इलाबोरेट करूंगा, माइग्रेशन को इलाबोरेट करूंगा कि माइग्रेशन किस तरह की होती है। अब माइग्रेशन आप बताओगे, माइग्रेशन जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो गया। दूसरा क्लाइमेट माइग्रेंट हो गया। क्लाइमेट, इमेजिन करो, सपोज करो मालदीव्स जो है एक आइलैंड नेशन है, अगर मालदीव्स का आप देखोगे सी लेवल राइज होने से काफी कोस्टल एरिया सबमर्ज्ड हो जाता है, तो लोग कहाँ आएंगे, इंडिया की तरफ। तो क्लाइमेट माइग्रेंट्स, ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे है, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, क्लाइमेट माइग्रेंट्स और छोटे छोटे जो वहाँ पे आइलैंड नेशंस हैं। ओके, क्लाइमेट माइग्रेशन, माइग्रेंट्स। और बताइए, सर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, गिवन एग्जांपल, दलाई लामा दोगे? सर नहीं, यूक्रेन और रशिया वार को लेकर बोल सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, लेकिन ये इंडिया स्पेसिफिक है तो अवॉइड करेंगे। अच्छा, इंडिया स्पेसिफिक है। इंडिया स्पेसिफिक आप दे सकते हो, दलाई लामा है ना, उन्होंने भी यहाँ पे हाँ, आके दलाला। असाइलम लिया है ना। हाँ तो सर, आप यहाँ पे दे दलाला। सकते हो दलाई। पॉलिटिकल, पहले तो मैं पॉलिटिकल लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो डायमेंशन दिया ना पॉलिटिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, पॉलिटिकल। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे किस किस ने इंडिया ने रिफ्यूज दिया है। पहले जब हमने वी गेव द असाइलम टू दलाई लामा इन 1960s, उसके बाद 1962 में एक वॉर हुआ चाइना के साथ, वो एक रीजन रहा है। 62 में जब हमने उन्हें असाइलम दिया, वो एक रीजन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यस दक्ष, पुश एंड पुल माइग्रेशन, विल कम टू इट। तो ठीक है, पॉलिटिकल में दलाई लामा, दलाई लामा। ओके, उसके और बाद ये बोलिए। श्रीलंका में भी हुआ था जो ये पॉलिटिकल डिसबैलेंस। हाँ, पॉलिटिकल डिसबैलेंस हुआ है वहां पे, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है श्रीलंका के अंदर, बट इंडिया के अंदर माइग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया सर के नेपाल वाला सर। सर नेपाल में जब सिविल यस वार हुई थी, तो यस नेपाल में यस यस उस टाइम पे भी नेपाल। मतलब माइग्रेशन ने, हुई। नेपाल के अंदर सिविल वॉर कब हुआ था? आई थिंक 2004 के अप्रॉक्स हुई थी सर। ठीक है, नेपाल सिविल वॉर, यू कैन राइट नेपाल सिविल वॉर। ठीक है, नेपाल सिविल वॉर 2004, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इलीगल माइग्रेशन। ओके, इलीगल माइग्रेशन, ये रीजन है, मैं बस सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ माइग्रेशन कितने टाइप के हैं। दक्ष आपने बोला है पुश एंड पुल, पुश एंड पुल माइग्रेशन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है, दक्ष ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है। नेपाल से लोग आते हैं इंडिया में काम ढूंढने, कहीं पे देख लेना आप, ऑल ओवर इंडिया आपसे नेपाल के लोग मिलेंगे। मुंबई देख लो, काम करते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे बहुत सारे। हम यहाँ गन्नौर सोनीपत से हैं, हरियाणा में, आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी इतने इतने सारे लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, यहाँ पे आके काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। व्हाट इज द पुल फैक्टर? पुल फैक्टर इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया हैज इमेंस अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। व्हाट अबाउट द पुश? जिस कंट्री से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं वहां क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये बताओ। इकोनॉमिकल सर नेचुरल क्राइसिस हो सकता है। डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल नेचुरल, डिजास्टर। उसके अलावा? इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल प्लस पॉलिटिकल दोनों यहीं पे डाल देता हूँ, यस सर। पॉलिटिकल क्राइसिस। सर और फिर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के, हेल्थ के लिए भी लोग माइग्रेशन माइग्रेट करते हैं। हाँ देखो, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेडिकल टूरिज्म भी है, ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो ना, वो मतलब इतना रिस्क नहीं लेते कि वो कोई आदमी को बुखार हो गया, सर्जरी सर्जरी करानी है और उसको बॉर्डर क्रॉस करके आना होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पुल में और देख सकते हैं हम, हिस्टोरिकल हाँ। टाइज है हमारे म्यांमार के साथ, आपको पता होगा। देखो, म्यांमार के साथ ओपन बॉर्डर्स है, ओपन बॉर्डर्स इन द सेंस नेपाल के साथ ओपन है, लेकिन 10 किलोमीटर इंडिया की साइड बॉर्डर से, 10 किलोमीटर म्यांमार की साथ बॉर्डर से। ठीक है, वहां पे वीजा फ्री ट्रेवल होता है, क्योंकि एथनिक टाइज हैं उनके म्यांमार के, और जो आप नॉर्थ ईस्टर्न के साथ जो स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप देखोगे वहां पे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी स्टेट्स में जो लोग रहते हैं इनके हिस्टोरिकल टाइज है, जो म्यांमार में आज भी जो ट्राइब जो लोग रहते हैं, 10 किलोमीटर तक वीजा फ्री ट्रेवल है, बॉर्डर आउटपोस्ट से वो माइग्रेट करते हैं, दिन मतलब सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुल फैक्टर क्या है, हिस्टोरिकल एंड
एथिकल टाइज, हिस्टोरिकल एंड एथिकल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पुल फैक्टर है। अच्छा, तो मेरे पास हो गए, पुश हो गया, पुल हो गया, ढेर सारे मेरे पास। नेपाल सिविल वॉर दिखोगे आप, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, क्लाइमेट माइग्रेंट्स, पॉलिटिकल, जब हमने दलाई लामा को रेफ्यूज दिया, असाइलम दिया, रेफ्यूज नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे असाइलम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस रेफ्यूज एंड असाइलम। असाइलम सिर्फ हम पॉलिटिकल पर्सन को देते हैं। ओके, आ गया। तो अब हम देखेंगे, इसमें हमने बात कर लिया माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब आ जाओ डायरेक्टली सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। हमने माइग्रेशन देख लिया किस तरह के हैं, नेबरिंग कंट्रीज हमने बना दिया इस चार्ट के अंदर, क्लियर हो गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान नेबरिंग है, चाइना, नेपाल, ये दिस एंड दैट। ओके, इसमें वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू एडिशन करूँ ना, यहाँ पे अगर मैं करूँ वैल्यू एडिशन, पाकिस्तान और नेपाल में, यहाँ आप देखोगे इलीगल माइग्रेशन, यू कैन राइट नेपाल के ऊपर इलीगल माइग्रेशन, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना के इलीगल माइग्रेशन इंडिया के अंदर आता है। ओके, पाकिस्तान में आप देखोगे, इफ यू नो द ईयर, किस ईयर में सबसे ज्यादा माइग्रेशन में प्रॉब्लम हुई, यू कैन राइट 1947 पार्टिसिपेशन, ओ पार्टीशन, ठीक है, 1947 पार्टीशन हो गया, ऐसे ऐसे एरो बना के, इट विल गिव यू वैल्यू एडिशन। इंडिया के अंदर आप देखोगे दलाई लामा यहीं पे आया था, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। ओके, बहुत ज्यादा इससे सेंस डेवलप होगी। बांग्लादेश के आप लिखोगे यहाँ पे, बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यू कैन राइट बांग्लादेश हो गया। इधर से आप लिखोगे 1971 वॉर, मेरा काम चल गया। भूटान से आप लिखोगे, यहाँ पे एथनिक टाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार आप लिखोगे, म्यांमार से आप लिखोगे हिस्टोरिकल टाइज, ठीक है, प्लस कौन से यहाँ पे कौन सी वो ग्रुपिंग है, जुनता, जुनता करके। हाँ जनता करके तो है, जुनता। लेकिन कौन कौन सी वो आउटफिट्स है यहाँ पे जो काम करती हैं, रिएक्शनरी क्या बोलते हैं उनको, म्यांमार में म्यांमार, और जैसे इंडिया के अंदर मैं बात करूँ बोडोलैंड, खाफलांग ग्रुप और ये सब मिल, NSCN भी होता है, हाँ NSCN भी तो है। एनएससीएन, और ये सेफ हाउस होते हैं ना, इसके सेफ हाउस होते हैं हाँ म्यांमार में, कुछ भी अटैक कैरिड आउट करके दे गो टू द म्यांमार, तो ये माइग्रेशन हाँ। यहाँ पे चलती रहती है। तो म्यांमार वाला भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप दो तीन एग्जांपल आप लिखोगे, हो गया इसकी क्या हिस्टोरिकल दिस एंड दैट, ये सब प्रॉब्लम्स है। ओके, तो यहाँ से श्रीलंका से आप लिखोगे तमिल वाला, तमिल इशू। मालदीव से आप लिखोगे, मालदीव से जब इंडिया के अंदर कब माइग्रेशन हुई थी, देखो माइग्रेशन आप यहाँ पे लिखोगे ना, मालदीव के साथ तो सब अभी तक पॉजिटिव ही रहा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रही, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे देखोगे मालदीव के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इंडिया भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोग इंडिया से ले जाके मालदीव में बसाए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए स्लेव्स मतलब रखे गए, ऐसे वैसे आप बोलोगे, तो यहाँ पे आप मालदीव में भी लिख सकते हो कि यहाँ पे माइग्रेशन होता है, ठीक है। टूरिज्म आप लिखोगे, यहाँ पे टूरिज्म के लिए इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करने, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने, वाटर स्पोर्ट्स में काम करने, बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पे। माई माई ओन फ्रेंड, ही इज अ पर्सनल कोच ऑफ मालदीव्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स डॉटर, ठीक है, उनका पर्सनल कोच है वो, उन्होंने बेंगलोर से वहां से ट्रेनिंग ली है, सो ही गोट एन ऑफर कि मालदीव्स में जाके आप पर्सनल कोचिंग दे सकते हो इवेंट। तो इस तरह से आपकी माइग्रेशन यहाँ पे होती है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो ओके, तो ऐसे आप लिखोगे तो इट विल गिव यू वैल्यू एडिशन, राइट, हो गया। मैंने ये भी, मैंने दो काम मैंने चला दिया, नेबरिंग कंट्रीज को मैंने जस्टिफाई कर दिया, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, मैंने उसमें फ्लो चार्ट भी बना दिया, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, माइग्रेशन मैंने जस्टिफाई कर दिया किस तरह की माइग्रेशन होती है। अब आते हैं सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये मेरे लिए अब चैलेंज है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप, आपके पास चॉइसेस हैं, कोई केस स्टडी, कोई केस स्टडी आप लिख सकते हो जहाँ पे माइग्रेशन हुई हो, इलीगल माइग्रेशन हुई, वहां पे प्रॉब्लम आए हो, सोशियो प्लस इकोनॉमिक, जो भी आपको याद आए, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप लिखोगे किस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रही है, रीजन, रीजन स्पेसिफिक, यू कैन कोट रीजन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक हो गया, रीजन स्पेसिफिक हो गया, और रीजन स्पेसिफिक, अब आपको केस स्टडी रीजन स्पेसिफिक, और ये रीजन स्पेसिफिक जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लस पंजाब प्लस राजस्थान
ओके, प्लस रीजन स्पेसिफिक आप बात करोगे, नेपाल से इंडिया में कहाँ कहाँ पे आते हैं? बिहार, बिहार में तो क्या ही करने आएंगे, बिहार को भी पास करके वो किधर जाते हैं? इस इधर ही आते हैं मेन सेंटर्स के अंदर, तो दिल्ली, दिल्ली में भी तो बहुत ज्यादा, है ना? दिल्ली में तो बहुत बिहार से ज्यादा एंट्री करते दिल्ली में ही आते हैं, है। दिल्ली, मुंबई तक। ओके, रीजन स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ओके, रीजन स्पेसिफिक ये हो गया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारी आप स्टेट्स को काउंट कर सकते हो। ओके, नॉर्थ ईस्ट ये बांग्लादेश से आते हैं, ये पंजाब, इससे आप लिखोगे पाकिस्तान से आते हैं, बिहार, और ये नेपाल से आते हैं। ओके, तो मेरा काम चल गया। अब अब देखो, मैं थोड़ा आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इन द ईयर 19, आई थिंक इन द ईयर 1984 था क्या उस टाइम पे, जब आंसू करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ऑफ पता नहीं क्या फेडरेशन थी, आंसू, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ऐसा कुछ था, ठीक है। बहुत प्रोटेस्ट हुआ उस टाइम पे। बांग्लादेश वार होने के बाद यहाँ पे क्या हुए, इलीगल माइग्रेशन आई, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, हमारी जो डोमेस्टिक जो अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारी लोकल अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ खत्म हो चुकी है। मतलब आप देखोगे उन्होंने, क्योंकि आप देखोगे दिस बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो पॉपुलेशन आई, अर्बन एरिया से भी मान सकते हो उसको, लेकिन उनका जो लिविंग स्टाइल था वो डिफरेंट था, देवर एडवांस्ड इन देयर लिविंग। ठीक है, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा देवर, मतलब वो चालाक थे, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, बट वो प्रेजेंट वर्ल्ड से, प्रेजेंट जो मतलब आप देखोगे उससे काफी टच थे, प्रेजेंट वर्ल्ड से क्या क्या हैपनिंग हो रही है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन थी, एथनिक थी, ट्रेडिशनल उनका लिविंग स्टाइल था, फॉरेस्ट पे वो डिपेंड करते थे। और वहां पे आके जब ये बंगाली मुस्लिम जब वहां पे आए, तो दे हैव द नॉलेज, उनको पता था कि कैसे इस रिसोर्स को यूज करना है, तो उन्होंने अपने वहां पे काम शुरू कर दिया, जो भी वो लोकल काम वो जानते थे उस टाइम पे, जो भी उनको आर्टिशन वर्क जो आता था। तो ऑक्यूपेशन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑक्यूपेशन प्लस वहां के उनका जो एथनिक स्टाइल, एथनिक कल्चर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट वॉज अलीज्ड, ये अलीगेशन लगाई गई बार बार कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने हमारा एथनिक कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारे ऑक्यूपेशन को क्या कर लिया है, इलीगली ग्रास्प कर लिया है ऑक्यूपेशन को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ये सभी एलिगेशंस थी, कुछ हद तक ठीक भी है। ओके, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये हमें सोशियो इकोनॉमिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रीजन स्पेसिफिक। और बताइए वहां पे जब आए तो और क्या प्रॉब्लम हुई? नो डाउट राइट्स हुए, ठीक है। दूसरा, दूसरा बताइए, आपस में दो ट्राई जब लड़ती है उसको क्या बोलते हैं? हम्म, एथनिक और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आप लिख सकते हो, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लैंग्वेज इशू, सबसे ज्यादा तो यही था, लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज के नाम लैंग्वेज पे, एंड कल्चर। है ना, कल्चरल इशू, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए लैंग्वेज को लेके तो आज भी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज के लेके तो मतलब देश बन गए यार। जर्मनी की आप बात करोगे, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, इंडिया की आप बात करोगे, स्टेट बन गई लैंग्वेज को लेके, पंजाब हरियाणा अलग हो गए, कितनी सारी पहली जो इंडिया की आप देखोगे जो स्टेट बनी थी आफ्टर द 14 स्टेट जो लैंग्वेज बनी बेसिस थी, में है ना, लैंग्वेज के बेसिस बनी, तो अच्छा। लैंग्वेज इज अ रीजन। आज भी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर, देश को बाइफरकेट करने की क्या कोशिश हो रही है, आई डोंट नो, बट फिर भी ये इट इज अ पॉलिटिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एजेंडा है आज के टाइम में। यस, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, ये किसने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे, यस विशाखा, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, यस, इंक्रीज, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज लिखेंगे इस पे, ठीक है, आई विल रिप्लेस दिस वर्ड, रिसोर्सेज लिखूंगा इसको, ठीक है, रिसोर्सेज प्लस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी वैलिड है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन,
दिस इज अ एग्जैक्ट वर्ड. Anti-social activities, increase in anti-social activities, Yes, you can write anti-social activities. Social activities. demographic change, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट. डेमोग्राफिक चेंज. डेमोग्राफिक चेंज. नॉर्थ ईस्ट के अंदर यस डेमोग्राफिक चेंज आया है, जिस एरिया के अंदर आप देखोगे पहले एक पर्टिकुलर ट्राइब का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे देखोगे नंबर था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब माइग्रेंट्स आए तो उनका नंबर डिविंडल कर गया और वो मेजोरिटी में नहीं रहे. फिर उनके साथ आप देखोगे एंटी सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उनके रिसोर्सेज को एक्वायर करना, ये सभी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई. ओके ठीक है. उसके साथ फिर अब हम देखेंगे प्रॉब्लम इससे क्या हुई. आप देखोगे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स पैदा होगी. एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स. कितनी बार आप देखोगे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स, उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बनाया गया. एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स में आप लिख सकते हो एनएससीएन. हालांकि इनका रीजन अलग रहा है एनएससीएन के बनने का, इनकी डिमांड अलग रही है, बट माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन ने उसको, द माइग्रेशन बेसिकली हैड एडेड फ्यूल इन द फायर. ओके एनएससीएन बना, बोडोलैंड, बोडो ग्रुप बन गया. ठीक है. उसके बाद आप देखोगे एनएससीएन खाफलांग, एनएससीएन. ओके तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप ट्राइब जो है बहुत ही ज्यादा अपने लैंग्वेज को लेके, अपने एरिया को लेके पॉजेसिव हो गई. यस इलीगल वोटर्स, इश्यू ऑफ टेररिज्म. यस यस विशाखा. इलीगल वोटर्स, बोगस वोटर्स. ठीक है. बोगस वोटर्स, इश्यू ऑफ टेररिज्म, इश्यू ऑफ टेररिज्म. ठीक है. मेरा काम चल गया, इतनी चीजें मुझे याद होगी ना, मेरा काम चल जाएगा. नॉर्थ ईस्ट हो गया मेरा कवर फुल. अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से पंजाब में क्या इशू आया. पंजाब प्लीज. पंजाब, कश्मीर को मत भूलना. आफ्टर डिस्कसिंग पंजाब विल मूव टू द कश्मीर. कश्मीर में जो आज प्रॉब्लम हो रही है वो इलीगल इसे इमिग्रेशन से ही हो रही है. ठीक है. इन्फिल्ट्रेशन से हो रही है, मैं तो उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलूंगा. तो माइग्रेशन के अंदर आगे इन्फिल्ट्रेशन भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो पंजाब को डिस्कस करते हैं. पंजाब के अंदर क्या मेजर प्रॉब्लम आई. sir, माइग्रेशन. drugs यस को लेके, यस एक्सीलेंट. ड्रग्स, ड्रग्स प्रॉब्लम है. दूसरा increase बताइए. in increase in movement of Khalistan movement, sir. विच मूवमेंट. खालिस्तान मूवमेंट. यस Khalistan, यही मैं चाह रहा Khalistan. था. खालिस्तान मूवमेंट. खालिस्तान मूवमेंट, यही मैं चाह रहा था. ये एग्जाम्पल देखो, इस तरह के एग्जाम्पल आप लिखोगे, कौन आपको नंबर नहीं देगा. ड्रग्स की आपने बात की, ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है. दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम. ओके दिस इज अ सोशल प्लस इकोनॉमिक. इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे, अब लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं वो ड्रग्स पे ही खत्म कर रहे हैं. दूसरा सोशल प्रॉब्लम्स है, सुसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस है. यूथ की जो एनर्जी दूसरी चीजों में चैनलाइज होनी चाहिए थी, अब इस पर वो चैनलाइज कर रहे हैं. कैंसर लाइक सिचुएशन, एडिक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. दिस आर ऑल सोशल प्रॉब्लम्स. फैमिली देखोगे आप, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी. ये सभी चीजें ड्रग्स से ही होती हो रही है. ओके खालिस्तान मूवमेंट आप लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो सिक्योरिटी सिनेरियो भी क्रिएट किया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ये भी आप लिख सकते हो. ऑपरेशन ब्लू स्टार. ठीक है. देखो इससे सोशल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैं एक बार और थोड़ा सा खालिस्तान मूवमेंट से सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा. ब्लू स्टार. देखो खालिस्तान मूवमेंट जब हुई तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इसमें बहुत प्रॉब्लम आई. तो खालिस्तान मूवमेंट जब आई तो बॉन्डनेस जो है, ब्रदरहुड जो है, इन सभी चीजों में ठेस पहुंची उस टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट, क्योंकि इट वाज एक्सटर्नली सपोर्टेड. ठीक है. वो टेररिस्ट ही थे. ओके तो यहाँ पे आप देखोगे नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डिक्रीज. ठीक है. रीजनलिज्म इंक्रीज. रीजनलिज्म, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे, बस इनको यूज करना है यार. ये सबको सबको पता है नेशनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है. एक अपनी पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपने कल्चर को, अपने एरिया को, अपनी लैंग्वेज को, हर एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, इट विल टर्न इनटू अ रीजनलिज्म. अगर आप नेशनलिज्म, देश के अंदर जो सभी चीज है, डाइवर्सिटी है, अगर उसको आप ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, दैट विल कम इनटू द नेशनलिज्म वाले पार्ट में. तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग कम होगी. आज भी पंजाबी सूबा की डिमांड है वहां पे, खालिस्तान एंड ऑल दिस. खालिस्तान तो कम हो चुका है, बट पंजाबी सूबा की भी डिमांड थी, तो नेशनलिज्म उस टाइम पे कम हुआ. नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम आई. नेशन बिल्डिंग. ओके
दिल्ली हम्म। दिल्ली में सिख का जो राइट्स हुआ था उसका यस। भी मतलब एक event है। यस। इंदिरा लेकिन गांधी का डेथ भी वीकेंड पे उसका एक हाँ सब वो बोलेंगे आप लिख खालिस्तान सकते हो, मूवमेंट से लेकिन रिलेटेड। हाँ वो खालिस्तान से रिलेटेड था ना। ठीक है। यस सर, ओके। देखो खालिस्तान। ओके तो दिल्ली के अंदर जो राइट्स हुए, दिल्ली राइट्स, क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट जब हमने खत्म ऑपरेशन कर ब्लू दिया स्टार से रिलेटेड था। ब्लू यस स्टार सर। होने के बाद से, तो दिल्ली के अंदर जो यस राइट हुए 1984 ही था वो टाइम मेरे ख्याल से, यस 84 के सर। दंगे ही बोलते हैं उसको। तो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, दिल्ली राइट्स 1984। वो भी किस लिए, खालिस्तान मूवमेंट को सप्रेस करने के बाद, और हमने इस टाइम पे अपनी वी लॉस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर, पीएम इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। देखो इससे सोशल प्रॉब्लम क्या आई, सोशल प्रॉब्लम ये आई कि जो हमारी सोशल हार्मनी थी ना, सोशल हार्मनी, वो चेंज होगी सोशल डिसहार्मनी में। ठीक है, सोशल फैब्रिक वो डिस्ट्रॉयड, सोशल फैब्रिक, फैब्रिक वॉज डिस्ट्रॉयड। ओके, पीएम इंदिरा गांधी असैसिनेटेड, हो गया, मेरा काम चल गया। पंजाब चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं कश्मीर वाले पे। दीज आर द पैराग्राफ, जो आप चाहो पंजाब एक डिस्कस करो, फिर कश्मीर डिस्कस कर लो, फिर हम नॉर्थ ईस्ट डिस्कस कर लेंगे। 3 पैराग्राफ हो गए, एक और पैराग्राफ लिखने का आपका स्कोप रहेगा, फिर आपको कंक्लूड भी करना है। ठीक है, कश्मीर इशू इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इशू लिखोगे आप। ठीक है, कश्मीर इशू कब सबसे पहले शुरू हुआ, 1947 के टाइम से। ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, ये नहीं लिखना है, बट आप लिखोगे 1947 वॉर के दौरान इलीगल इमिग्रेशन हुआ, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस था। फिर बात हुआ 1988 के अंदर, जब इलेक्शन फ्रॉड हुआ, कहाँ, कश्मीर के अंदर इलेक्शन फ्रॉड जब फिर हुआ, फिर क्या शुरू हुआ, प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। फिर प्रॉक्सी वॉर से क्या होना शुरू हो गया, इलीगल, या फिर इन्फिल्ट्रेशन लिख दो। टारगेट किलिंग भी सर स्टार्ट चालू हुई टाइम पे यस यस टारगेट यस, किलिंग। एक्सीलेंट, इन्फिल्ट्रेशन। अब आप देखोगे, अब अभी 2000 इसमें मैं आता हूँ, 2022 के अंदर हाइब्रिड टेररिज्म, हाइब्रिड टेररिज्म ये एक नया ट्रेंड है। हाइब्रिड टेररिज्म का देखो डिफरेंस कोई बता पाएगा, या फिर मैं बता देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ, हाइब्रिड टेररिज्म का मतलब है दे आर नॉट ट्रेंड टेररिस्ट, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कोई भी क्राइम की, लेकिन ये इंस्टेंटली रिक्रूट किए गए हैं, ये काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, जो भी ये काम करते हो, कारपेंटर की शॉप हो गई, इनका खुद का ऑक्यूपेशन हो गया, जो भी ये काम करते हैं, बट इनको एक काम दिया जाता है कि आपको एक ग्रेनेड थ्रो करना है, आपको किसी किसी को मारना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ट्रेस करना। जब तक उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, पता नहीं है कि ये आदमी हो सकता है, इसको सस्पेक्ट हम ले सकते हैं, तो उस पे है ना, फोर्सेस जो है सर्विलियंस रखती है। लेकिन ऐसा कोई आदमी जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो उसको ऐसा कोई काम करने दिया जाए, वो आसानी से फिर कर सकता है। तो ये हाइब्रिड टेररिज्म, ये अटैक कैरिड आउट करता है, एंड ही बेसिकली आफ्टर कैरिंग आउट द अटैक ही विल गो बैक टू हिज ऑन वर्क, जो उसका काम होता है उसमें जाके वो काम करना शुरू कर देता है। यस, स्लीपर सेल टाइप हो गया ये। एक्सीलेंट। तो हाइब्रिड टेररिज्म आज के टाइम में ये ट्रेंड है, और इससे उस एरिया के अंदर क्या हुआ है आप देखोगे, जैसे आपने नवनीत बोला है कि टारगेट, टारगेटेड किलिंग, टारगेट किलिंग होता है, टारगेटेड किलिंग होता है। ठीक है, टारगेटेड हेयर इज एन एडजेक्टिव, किलिंग इज एन, टारगेटेड। ओके। ओके, तो यहाँ पे आप टारगेटेड किलिंग लिखोगे, हो गया। तो इससे सर माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित एक यस, टाइम पे हुआ था। आगे आगे ना आप, बिल्कुल सही जगह पे। इससे क्या होगा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो गया शुरू, डिस्ट्रेस माइग्रेशन ऑफ ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, डो नॉट राइट हिंदू एनीथिंग, डिस्ट्रेस माइग्रेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, तो ऐसे काम मेरा चल जाएगा। ठीक है, कश्मीर ये हो गया। और क्या प्रॉब्लम आई कश्मीर में जब इलेक्शन फ्रॉड हुआ, प्रॉक्सी वॉर हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, स्पेसिफिकली आप और क्या लिख सकते हो, मेरे पास चॉइसेस है लिखने की। वही बात है, देखो रिपीट हो जाएगी, प्रॉब्लम एक ही है तो रिपीट होगी। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई कश्मीर के, इंटीग्रेशन में अभी तक इंडिया को, लेकिन 370 हटाने के बाद, एब्रोगेशन करने के बाद वी वुड से कि इंटीग्रेट हो चुका है कश्मीर
पूरी अच्छी तरह, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में उस टाइम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इन इंडिया, ठीक है, हो गया। और बताओ, और बताओ कश्मीर में और क्या प्रॉब्लम हुई है इससे, इलीगल माइग्रेशन से। टेररिज्म इंक्रीजमेंट। हम्म। से वैसे यूथ टेररिज्म, को डाइवर्ट किया गया। यस यार, किया है ना यूथ पे आप, यूथ मिसगाइडेड, ठीक है। यूथ में आप बोलोगे, देखो एक तो यूथ रेडिकलाइजेशन से राइट वर्ड, रेडिकलाइजेशन हो गया। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अरे हमारा यूथ ही ले लिया जब उन्होंने, तो आपको मतलब एक सोसाइटी खत्म करने के लिए, मैं पहले भी आपको बोल रहा था, पाकिस्तान जो पंजाब के अंदर हुआ, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो युद्ध लड़ने के जो एक पर्टिकुलर कंट्री को हार्म करने के लिए आपको सिर्फ हार्ड पावर की जरूरत नहीं। आज के टाइम पे आप साइबर अटैक कर सकते हो, आप उस एरिया के अंदर ही वहां के यूथ को लोकली रिक्रूट करके उसी स्टेट के अगेंस्ट अगर आप उनको पुश करें, ठीक है, मोबिलाइज कर दे, तो उससे बढ़िया उनके लिए क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने यही करने की कोशिश की उस टाइम पे, यूथ का रेडिकुलेशन करना शुरू हुआ। यू कैन राइट अबाउट द बुरहान वानी इंसिडेंट, ठीक है, बुरहान वानी इंसिडेंट, ये लिखो आप, ओके, ठीक है। देखो कश्मीर हो गया, यस, वैशाखा यू रिटर्न पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यस इट इज प्रॉक्सी वार ओनली, हो गया। कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, पंजाब हो गया, और आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और लिखने की जरूरत है आपको। नेपाल और लिख सकते हैं, नेपाल, नेपाल से जो माइग्रेशन होती है मैं बता देता हूँ, नेपाल स्पेसिफिकली डील कर लेते हैं। देखो नेपाल से जो इलीगल माइग्रेशन होती है और जो चीजें और उसके साथ लेके आते हैं, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस ड्रग पेडलिंग, ड्रग पेडलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग पेडलिंग, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ड्रग पेडलिंग प्लस इससे और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड, ये भी आप लिख सकते हो, चिल्ड्रन की, बच्चों की प्रॉब्लम है, इनकी भी आप लिख सकते हो, ट्रैफिकिंग होती है। क्या इससे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, सोशल प्रॉब्लम तो होगी एटलीस्ट। बच्चों को आप गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हो, ड्रग पैडलिंग, राइट, लिकर स्मगलिंग, लिकर स्मगलिंग प्लस फेक इंडियन करेंसी नोट्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। इकोनॉमिकली इंडिया हिट होगा नहीं होगा, फेक इंडियन करेंसी नोट से। डीमोनेटाइजेशन हमने किया इसीलिए किया कि कितने ज्यादा फेक इंडियन करेंसी नोट मार्केट के अंदर थे, वो कहाँ से आ रहे थे, माइग्रेशन के थ्रू ही। लोग उसको फिजिकली तो मूवमेंट करना पड़ेगा ना आपको कैश, तो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इकोनॉमिकली दिक्कत है हमें, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हो गया। और बताइए। हम्म, हो गया, ठीक है। हाँ। इकोनॉमिकली और बताऊं तो मैं आपको, एक और है, 2016 के अंदर हमने ब्लॉकेड लगाया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड नेपाल के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऐसा लगाया, कोई भी ट्रेड नेपाल उस टाइम पे नहीं कर सकता था, क्योंकि नेपाल वाज बेसिकली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डेवलप किया उसने, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई अपनी, ठीक है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा क्या दिया गया, एरिया, ठीक है। काफी जो दूसरी पॉपुलेशन थी, जो मधेसी जो पॉपुलेशन थी, वो उस एरिया के अंदर माइनॉरिटी में आ गई, बाकी जो हिल वाली जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में आ गई। तो इंडिया को पसंद नहीं था, क्योंकि मधेसी जो पॉपुलेशन है वो बिहार के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी है, और इधर नेपाल के अंदर भी है। तो इनके हिस्टोरिकल टाइज है, और इंडिया चाहता है कि नेपाल की इंटर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, ठीक है। इंडिया चाहता है कि वो हमारा एक एक कॉलोनी ही बन के रहे, ठीक है। आई एम टेलिंग दिस अनऑफिशियल, बट कौन नहीं चाहेगा कि नेपाल कल को इंडिया के हाथ से निकल के चाइना के पास ना चला जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया उस टाइम पे, कि आप समझ जाइए कि जिस तरह से आप ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हो, देखो ऐसे था, मैप है नेपाल का, तो उसने जो डिवीजन किया कॉन्स्टिट्यूंसी का, ऐसे किया, ठीक है, लिटरली, मतलब इसे ऐसे वर्टिकली। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो सटी हुई है किससे, बिहार से, ठीक है,
और उत्तर प्रदेश से, ये अपना हो गया बिहार, और ये हो गया यूपी, टच करता है ना इधर। तो जो मधेसी पॉपुलेशन है वो इधर भी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे ऊपर वाली हिल पॉपुलेशन है, नीचे वाली मधेसी पॉपुलेशन है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए आपको पता है मेजोरिटी माइनॉरिटी का होता ही है, तो मेजोरिटी जहां वोट करेगी वही लीडर जीतेगा। तो यहाँ पे हिल पॉपुलेशन के पास हर एक एरिया के अंदर डोमिनेंस आ गया, मेजोरिटी में आ गया, तो इससे ये लगा कि मधेसी पॉपुलेशन कभी अपना रिप्रेजेंटेटिव दे ही नहीं सकती। ओके, तो इंडिया ने ऐसा फिर कुछ किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से हमारे जो नेपाल के ऊपर जो रिलेशनशिप थे, साथ में रिलेशनशिप थे, खराब ही हुए हैं, बेटर नहीं हुए। उसके बाद आप देखोगे नेपाल चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, ज्यादा प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अब चाइना को ही मिलते हैं, इंडिया को नहीं मिलते। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे इशू भी हुए, काला पानी इशू, राम का जो बर्थ प्लेस है उसको लेके भी इशू था, ठीक है। ये सभी इशू आए हैं इंडिया और नेपाल के बीच, थोड़ी सी बिटरनेस आई है रिलेशनशिप में। नेपाल और इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी को दोबारा से मतलब उसको रिवोक करने की बात तक भी कही है, किसने? नेपाल ने, ठीक है। तो ये इशू था। ओके, तो ये हो गया नेपाल। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन साइड की। कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हाउ बेसिकली वी कैन स्टॉप दिस इलीगल माइग्रेशन, और माइग्रेशन किसी भी तरह की। देखो, पॉजिटिव मैंने डिस्कस नहीं किया है कि माइग्रेशन एक अगर हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, उससे पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक चेंजेस ही आएंगे, लेकिन इतना स्कोप नहीं है, मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो 10% आप लिख सकते हो, अगर आप कंक्लूजन में इसको लिखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा लिख सकते हो, आप आइडिया दे सकते हो, अगर पॉजिटिव ह्यूमन सर रिसोर्स। सर लीगल माइग्रेशन में डाल के लिख सकते हो उसको ना, तो इलीगल में ये डाल दिया पूरा इलीगल माइग्रेशन में, थोड़ा सा वो करता है। हाँ लिख सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा सिर्फ 10% ही वर्ड लिमिट उसको देना, ओके सर। ठीक है, ज्यादा नहीं। स्लम घेटो आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। जो आप देखोगे जो रोहिंग्या इंडिया के अंदर आए हैं, कितने सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, जिनको वहां पे इकट्ठा करके रखा गया है। प्लस आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन सेंटर है, कॉक्स बाजार उसको बोलते हैं, ठीक है, COX बाजार, बांग्लादेश के अंदर है। इंडिया के अंदर जो रेफ्यूजी कैंप है वो भी आपको देखना होगा। ये सब क्या है? दीज आर ऑल स्लम गेटो। तो ये घेटो जब बनते हैं तो उस एरिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, लोगों से बाहर मिलती जुलती नहीं है, तो इनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा से थोड़ा सा खतरा रहता है, इनके अंदर फियर रहता है, और ये वनरेबल होते हैं प्लस, और इनको यहाँ पे रहना ही है। अगर ये वनरेबल है, रहना है, तो दे आर वेरी इजी टारगेट टू रिक्रूट। इनको कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है रिक्रूट कर सकता है, थोड़ा सा पैसा दिखा के, ऐसे ऐसे पैसे मतलब आपको मिलेंगे, यू नीड टू डू दिस वर्क। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। तो ये जो घैटोज है, इनको बहुत ही क्लोज तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो कंक्लूजन में देखो क्या लिख सकते हैं? बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, बॉर्डर मैनेजमेंट लिखोगे, और तो क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन साइड भी दिखाना है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट आप देखोगे BSF प्लस, और कहाँ से SSB प्लस ITBP, ठीक है, चाइना साइड से कोई वो नहीं होता इलीगल माइग्रेशन। तो BSF और SSB सबसे ज्यादा आपको लिखना है, प्लस आसाम राइफल, आसाम राइफल, यही आपके पास क्या है, चॉइसेस हैं। आसाम राइफल आप बात करोगे। बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट में आप फिर लिखोगे टेक्नो सेंट्रिक सॉल्यूशन, टेक्नो सेंट्रिक सॉल्यूशन, टेक्नो सेंट्रिक सॉल्यूशन हो गया। ओके, yes, somebody has written, Vishaka, dispute resolution use of regional forums like BIMSTEC, yes, excellent। BIMSTEC रीजनल forums, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है सॉल्यूशन में। रीजनल forums, रीजनल forums को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी, जैसे हम बात करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अभी तो बिमस्टेक एक्टिव है, सार्क तो अबेंडन हो चुकी है, लेकिन सार्क पे हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ उसकी जो आप देखोगे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में, उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी उसके अंदर जो होता है, बहुत दम लगाया सार्क के अंदर, लेकिन सार्क फेल हो गया सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, ठीक है। तो बिम्स्टेक अभी एक्टिव है, इस पे ज्यादा हम फोर्स कर रहे हैं, और इसके साथ आप देखोगे एक एरिया के अंदर, ठीक है, रीजनल फोरम्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट कोऑपरेट विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिजॉल्व द इशू। एग्जाम्पल दो। सो जैसे आपका
बंगाल को लेके जब इशू होती हम्म। है, बंगाल और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो बांग्लादेशी मतलब कुछ आते हैं कुछ टाइम पे, या हम्म। असम में एनआरसी को लेके हो रहा अभी कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखोगे ना। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी लिख सकते हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर CIBMS। हाँ, जो टेक्नो सेंट्रिक जो सॉल्यूशन था वो यही था, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो टेक्नो सेंट्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। हो गया, कंक्लूजन हो गवर्नमेंट गया। शुड ब्रिंग रिफ्यूजी पॉलिसी सर। विच रिफ्यूजी पॉलिसी? पॉलिसी अपने पास नहीं है, रिफ्यूजी पॉलिसी सर। हाँ, एक्सीलेंट। रेफ्यूजी पॉलिसी, रेफ्यूजी का करना क्या है, कैसे उसको डिपोर्ट करना है दूसरे देश के अंदर, क्या उसको रेफ्यूज देना है नहीं देना है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज। इंडिया ने वो साइन भी नहीं किया और इंडिया शायद साइन करेगा भी नहीं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो रेफ्यूजी पॉलिसी को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। रेफ्यूजी पॉलिसी शुड बी क्लियर। ठीक है, हो गया। रेफ्यूजी पॉलिसी, इंडिया क्या सिग्नेटरी होगा यूएन, यूएन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रेफ्यूजी, UNHCR। HCR तो नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रेफ्यूजी, पता नहीं, मुझे को याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आप बता देना। ओके, तो हो गया कंक्लूजन इतना है। और कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? और बॉर्डर मैनेजमेंट बात हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, कंपाइलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, एनआरसी लेके आना चाह रहे हो आप? ठीक है, एनआरसी ले लो, आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई। एनआरसी डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि अभी पीछे से प्लान नहीं लाने का, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन देखो ये इट इज़ अ मैटर, और इट इज़ अ पावर, और इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एनआरसी लेके जी आना सर। चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। लेकिन इसको पॉलिटिकल मोटिव बनाया गया। ठीक है, हम्म, तो वट एवर इज गुड इन द नेशनल इंटरेस्ट वो आना चाहिए। अगर एनआरसी जी नेशनल सर। इंटरेस्ट के अंडर है, अगर इससे हम इलीगल रेफ्यूजी फाइंड आउट करें तो क्या दिक्कत है? ठीक है, उसको जी मजबूर सर। मत करो कि अगर किसी पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है 50-60 साल पहले से, मतलब वो रह रहे हैं इंडिया के अंदर, बट दे डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और उनको डर है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा फिर ऐसे ऐसे, जो कि वहां पे उस एरिया के अंदर अगेन सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, डिपोर्टेशन को लेके वहां पे फियर जनरेट हो सकता है, ये सभी चीजें। तो ठीक है, गवर्नमेंट को दूसरा कुछ तरीका देना होगा उनको साबित करने के लिए, देयर सिटीजनशिप, कुछ डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। ओके, तो ये गवर्नमेंट की हेडेक है, बट एनआरसी इज अ गुड थिंग। ओके। बट एनआरसी ना हो तो एनपीआर तो होना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ ये रजिस्टर, सर, एनपीआर एनपीआर तो होना चाहिए। है ना? एनपीआर होना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, जो यहाँ पे इंडिया के अंदर लोकल, क्या बोलते हैं इसको, डोमिसाइल, लोकल डोमिसाइल। एनआरसी जो है इसमें सिटीजन होना चाहिए, उसको सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन एनपीआर के अंदर है लोकल डोमिसाइल, जो इंडिया के अंदर रह रहा है, कोई भी हो गया, फॉरनर भी हो गया, उसको भी रजिस्टर करना है। लोकल डोमिसाइल कैन ईदर बी सिटीजन प्लस फॉरनर ऑल्सो। ठीक है, हो गया, सिटीजन प्लस फॉरनर। तो इससे क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, हेल्प इन आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, ये हो गया। मेरे हिसाब से इतना लिख दोगे तो मतलब इससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखना, रीजनल फोरम, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है। इसका वो देखो आप, इसकी ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी ये है कि दूसरे देशों से आ रहे हैं तो हमें रीजनल फोरम्स, उन देशों से बात करने की जरूरत है। तो इसीलिए जो विशाखा आपने जो एग्जांपल दिया, बिम्स्टेक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए। दूसरा, जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तीसरा, इमिग्रेशन जो सेंटर्स हैं, जैसे मतलब जिस बॉर्डर से आप बॉर्डर आउटपोस्ट से इंडिया के अंदर आ रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बोलते हैं जिनको, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड ग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक है, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल एंड दिस एंड दैट, ये सभी चीजें हो सकती हैं। ओके, हो गया मेरे हिसाब से। ये टॉपिक डन हो चुका है, और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो बताए। कंक्लूजन में और भी लिख सकते हो, मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। कंक्लूजन में स्कोप है और भी लिखने का, आप लिख सकते हो।
यस। बार फ्रॉम विशाखा आप लिखते हो कि बार फ्रॉम वोटिंग राइट सो दैट डिमिनिश देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन बाय बीइंग अ पॉलिटिकल फोर्स। यस, ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो देयर वोटिंग वोटिंग राइट्स, ये बात हो भी रखी है, शायद उनके वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे 10 साल तक। अगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया, आने वाले 10 साल तक शायद उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। यस सर। ये मैंने देखा था। 10 साल है टाइम पीरियड, 20 भी हो सकता है, बट 10 साल तो था मिनिमम। तो वोटिंग राइट्स शुड बी curtailed for the illegal migrants। ये लिख सकते हो आप, अच्छा एग्जाम्पल था, ये हो सकता है। ठीक है, और बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन हो गया खत्म। कल हम दोबारा से मिलते हैं। कल जो, एक बार मुझे टॉपिक बता दो, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे। यू हैव द ऑप्शन ऑफ emergence of regional parties and its effect on the federal structure of India. Second option you have population stabilization, India's critical need. Third option you will have migration from neighboring countries to India and its socio-economic impact. ये तो हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ ऑप्शन है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉपिंग विद द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? थर्ड ऑप्शन। यस, वोटिंग करो फटाफट। तो आपने लिखा है सेकंड टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। दक्ष आपने लिखा है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, और विशाखा आपने लिखा दौर और टेक्नोलॉजी। एक और लिखो अगर सर वोटिंग। आप जो बोल रहे हैं सर, आप कर दो सर, वो हो जाएगा। अब एक ही सब हो गया, वन वन वन। अभी हम रह गए। हाँ, अभी अच्छा। आप आओ, अंकिता आप आ जाओ भाई। आओ। डी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉपिंग विद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, कल हम दो टॉपिक करेंगे फिर, डी और ए। ठीक है, फटाफट। ओके। ए जो है, डी इज रिलेटिवली इजियर, बट एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड इन इफेक्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसमें मतलब अभी तक ना तो मैंने डिस्कस किया है। आई वांट दिस टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने बहुत डिस्कस किया है, बट विल टेक दिस एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी फर्स्ट, देन विल डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, विल मीट टुमारो अगेन 8 सर। बजे। क्लास थोड़ी लंबी होगी शायद, 1.25 घंटे की ओके हो जाएगी, तो दोनों डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।